हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 39। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 39 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 38 पास कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो आज यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट नंबर 39, जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से आप सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और साथ में कापी और पेन लेके सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे देखता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी आपको पूछा गया है प्रत्यास्थता के यंग के गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले हम जानेंगे जो इलास्टिसिटी होती है यानी जो प्रत्यास्थता होती है वो क्या है। यदि आप बात करें दोस्तों इलास्टिसिटी की यानी प्रत्यास्थता की, ये दोस्तों एक प्रकार से सॉलिडों की यानी जो ठोस होते हैं, ठोसों की दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है। यानी यहाँ पर आपने देखिए माना कोई रबर को लिया, ये रबर है दोस्तों, और आपने इसको यहाँ पे स्ट्रेस कर दिया, यानी आपने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया और आपने इसको यहाँ पे स्ट्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे आप फोर्स को रिमूव करते हैं, यानी जब आप फोर्स को हटाएंगे, जो बल आपने लगा रखा है, यदि आप इसको हटाते हैं दोस्तों, तो ये दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को दोस्तों आप कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको दोस्तों कोई एल लेंथ की वायर यहाँ पर आपने ली और आपने इसको स्ट्रेच किया, यानी आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और एल प्लस डेल्टा एल लेंथ का बना दिया, यानी यहाँ पर दोस्तों जो इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में डेल्टा एल का हुआ। तो यदि आपको इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को दोस्तों मेज़र करना होगा, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एक यहाँ पे कांस्टेंट का, जिसको आप कहते हैं दोस्तों यंग्स मॉडुलस। यहाँ पर आप कहेंगे यंग्स मॉडुलस जो होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी को दोस्तों मेज़र करता है। यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। यानी दोस्तों आप स्ट्रेस को कहते हैं प्रतिबल और स्ट्रेन कहने का मतलब है विकृति। जो प्रतिबल होता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे देखेंगे आप, जो प्रतिबल होता है यानी आप इसको कहते हैं स्ट्रेस जो होता है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है दोस्तों फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी कि F अपॉन A होता है। वैसे आपको निकालना होगा स्ट्रेन यानी विकृति को निकालना होगा। तो विकृति होती है दोस्तों जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, डायमेंशन में आप कहेंगे यहाँ पे, वो भले आपकी लेंथ हो या वॉल्यूम हो दोस्तों, या फिर आपका एरिया हो, यानी आप डायमेंशन में जो इंक्रीमेंट करते हैं, इसी को दोस्तों आप यहाँ पर लेंगे ऊपर डेल्टा एल। यहाँ पर आपने मान लीजिए लेंथ में किया तो डेल्टा एल हो जाएगा, डिवाइड बाई जो ओरिजिनल लेंथ थी इससे आप डिवाइड कर देंगे। यानी दोनों का ही रेशियो दोस्तों विकृति को बताता है, यानी कि स्ट्रेन को बताता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइड बाई A डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। तो यहाँ से आपको मिलता है दोस्तों F इंटू एल बाई A इंटू डेल्टा एल। चूँकि यहाँ पर आपको मात्रक बताना है यानी एसआई यूनिट बतानी है, तो आप जानते हैं दोस्तों फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और इंटू एल की एसआई यूनिट होती है मीटर, डिवाइड बाई कर देंगे आप एरिया की होती है दोस्तों मीटर का स्क्वायर, इंटू लेंथ की यहाँ पर हो जाएगी, लेंथ की यहाँ पर होती है दोस्तों मीटर। यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, ए वाला आपको दिखता है, तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब दो वस्तुएं आपस में टकराने के बाद जुड़ जाती हैं तो इसे कहते हैं, यानी आपको पूछा गया है व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन व्हाट दिस सेड। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोलिजन की यदि आप बात करें, कोलिजन कहने का मतलब है दोस्तों आप इसको कहते हैं सघट्य, या फिर आप टक्कर कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। जो टक्कर होती है दोस्तों इसी को आप कहते हैं एक प्रकार से कोलिजन। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने कोई बॉडी M ली, M मास की, M1 मास की, और सेकंड बॉडी दोस्तों आपने यहाँ पे M2 मास की ली। यदि आप दोनों को टकराते हैं आपस में तो इसी को दोस्तों आप क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं कोलिजन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोलिजन यहाँ पे 3-4 टाइप के होते हैं। यदि आप यहाँ पर लें, एक आपने यहाँ पर बॉडी को लिया M1 मास की, यहाँ पर आपने बॉडी को लिया M2 मास की। मान लीजिए दोस्तों इनिशियली इसका पोटेंशियल जो है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम कहने का मतलब होता है जो संवेग है, संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू होता है दोस्तों, इसको आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू
वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका इनिशियल जो मोमेंटम है P1 इनिशियल है पहले वाले का, और इस वाले का आप मान लेंगे P2 इनिशियल, और यहाँ पर आपका मास M2 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इनका कोलिजन होगा यहाँ पे आपस में टकराएंगे, ये M1 है ये M2 है, तो मोमेंटम होता है दोस्तों ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सेम रहेगा, यानी यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे पहली वाली कंडीशन है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसे वाले कोलिजन को आप कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, यानी आप इसको प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। वैसे आपका देखिए सेकंड केस होता है, यदि आपका दोस्तों ये टकराने में टकराते हैं लेकिन यहाँ पे यहाँ तक का मोमेंट न मिलके थोड़ा सा यहाँ तक का ही मिलेगा, यानी आपस में टकराए और यहाँ तक ही दोस्तों ये आपस में दूर जा पाए, यानी यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो गया। तो ऐसी वाली कंडीशन में आप ऐसे वाले कोलिजन को कहते हैं दोस्तों इन इलास्टिक कोलिजन, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर। थर्ड वाला केस आप देखेंगे ये दोनों आपस में टकराए और दोस्तों ये आपस में चिपक गए, यानी स्टक हो गए, जो कि आपको यहाँ पर कंडीशन पूछी गई है। आपने दोनों को मारा, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई यहाँ पे मिट्टी की गेंद को लें, गीली मिट्टी की, या आप आटे को लें दोस्तों, तो आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन को आप कहते हैं जहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। ये दोस्तों आपकी क्या है, कंप्लीटली इन इलास्टिक, यानी पूर्ण रूप से दोस्तों अप्रत्यास्थ टक्कर है। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी है टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों यहाँ पे जीरो हो जाती है। और यहाँ पे एक केस और होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने आपस में टकराया और यहाँ पे ये इससे भी ज़्यादा दूरी पर पहुँच गए, तो ऐसी वाली कंडीशन को आप कहते हैं दोस्तों एक्सप्लोसिव। तो ये आपका फोर्थ वाला केस होता है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, कंप्लीटली इन इलास्टिक, यानी पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ टक्कर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह मात्रा या फिर आप कहें राशि जो ट्रांसफार्मर में परिवर्तित नहीं होती, यानी आपको पूछा गया है व्हाट इज द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर आप कहें दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। दोस्तों यदि आप बात करें ट्रांसफार्मर की, ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि प्रिंसिपल पर कार्य करती है। पहला क्वेश्चन आपका यही आता है, जो ट्रांसफार्मर है कौन से वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि आप इसको कहते हैं दोस्तों स्वप्रेरण कहें, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण। तो इस वाले सिद्धांत पे दोस्तों ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई कोर ली, आप इसको कहते हैं कोर, और ये दोस्तों हमेशा क्या रहती है, सॉफ्ट आयरन से बनी रहती है, यानी कि नर्म लोहे से बनी रहती है। यहाँ पे दोस्तों आप दो प्रकार की बाइंडिंग लेते हैं। पहली बाइंडिंग है, पहले वाली कॉइल आपने यहाँ पे ली दोस्तों, इसको आप कहेंगे बाइंडिंग फर्स्ट, और सेकंड वाली आप यहाँ पे लेंगे इस प्रकार से। ये दोस्तों आपकी प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपने फेरे NP लिए, सेकेंडरी में आपने NS लिए। यहाँ पर मान लीजिए धारा दोस्तों आपकी IP है, यहाँ पर IS है, यहाँ पर वोल्टेज आप मान लेंगे VP है, और यहाँ पे VS आप मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ से AC को डालते हैं, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों AC पर ही कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे AC लगातार क्या होती है दोस्तों, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए जब आप दोस्तों करंट को यहाँ पे भेजेंगे और लगातार इसमें चेंज होगा, तो चेंज होने के कारण दोस्तों क्या होता है, यदि आप करंट में लगातार चेंज करेंगे तो इससे एक प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरेट होती है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक करंट यहाँ पे फ्लो करती है, यानी आप इसी को कहेंगे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये वाली आपकी घटना कहलाती है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपने कोई कनेक्शन नहीं लिया, बल्कि आपने केवल यहाँ पर प्रोवाइड की और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको करंट मिलती है। तो ये प्रिंसिपल होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर का। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर यदि आपको वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो NP लेस कर देंगे आप NS से, यदि आपको दोस्तों घटाना होगा तो NP को आप ग्रेटर कर देंगे NS से, यानी आप इनको क्या क्या कहेंगे, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोस्तों आप इनको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आते हैं,
यदि आपको दोस्तों वोल्टेज को चेंज करना है तो यहाँ से आप यहाँ पे फेरों को बदल सकते हैं, आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और साथ में करंट को भी दोस्तों आप घटाया बढ़ा सकते हैं, और साथ में पावर को भी दोस्तों, चूंकि पावर इक्वल टू VI होता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बात करें दोस्तों फ्रीक्वेंसी की, यानी आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति दोस्तों हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियत रहेगी। यदि आप बात करें दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो आपकी 50 हर्ट्ज की होती है, यानी कि आपके 50 साइकिल वाली करंट आती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक खोखले आवेशित गोलीय चालक के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ अ होलो चार्ज्ड स्फीयर कंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप एक आवेशित गोले को ले लें। मान लीजिए R त्रिज्या वाला आपने कोई आवेशित गोला लिया, यानी कि चार्ज स्फीयर लिया। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर चार्ज क्या है, आप मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि आपको इनसाइड बताना है, यहाँ पे अंदर बताना है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो EDS यानी कि समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया इक्वल टू होता है दोस्तों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q क्या है, ये दोस्तों आपका चार्ज कंटेनिंग है, जो कि गाउस, आपने गाउस वाला सरफेस लिया होगा, वहाँ पे जितना भी चार्ज होगा ये आपका Q है, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये आपको मिलता है। तो ये गाउस का प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको इनसाइड निकालना है तो पहला काम आप करेंगे, यहाँ पे कोई गाउसन सरफेस आप ले लेंगे, इसे आप कहते हैं गाउसियन सरफेस, यानी गाउसी पृष्ठ आपने लिया, इसकी त्रिज्या दोस्तों आप R मान लेंगे, स्मॉल वाला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप इसी वाले प्रिंसिपल को यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, E.ds का समीशन आप कर देंगे, इक्वल टू मिलेगा आपको चार्ज, यहाँ पे दोस्तों आप मान लेंगे, यहाँ पे Q चार्ज है, Q डिवाइड बाई R, यहाँ पे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूंकि आपका ये स्फीयर है तो इसीलिए आप यहाँ पे यदि निकालेंगे E.ds, यानी E का ds का समीशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मिलेगा E4πr², क्योंकि आप जानते हैं जो गोला होता है उसका एरिया दोस्तों 4πr² होता है, इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जो चार्ज है, जो स्फीयर के द्वारा यहाँ पर चार्ज कंटेन है, वो आपका 0 है, यानी जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी E इक्वल टू, ये दोस्तों आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, जो चार्ज्ड स्फीयर होता है, खासतौर पर हॉलो वाला, यहाँ पर आप ध्यान देंगे हॉलो होना चाहिए, यानी खोखला होना चाहिए अंदर से, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड, यदि आप किसी भी पॉइंट पे देखें इनसाइड में, तो सारे पॉइंटों पे ये आपका 0 होगा। यदि आपको सरफेस पर निकालना हो दोस्तों, तो सरफेस पर निकालने के लिए आप यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा E इक्वल टू, यहाँ पर आप पक्षांतर कर देंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² होगा, ये आपका सरफेस पे होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, 0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल होगा, यानी आपको पूछा गया है इफ अ मास ऑफ अ पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई पेंडुलम आप लें, ये कोई आधार है, इससे आपने कोई स्ट्रिंग ली L लेंथ की, और यहाँ पे M मास को आपने लटका दिया। तो इनिशियली दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आपने यहाँ पे इसको मोमेंट दी, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, यानी कि आवर्तकाल आप इसको कहते हैं। आवर्तकाल कहने का मतलब है, यहाँ से यदि आप काउंट करें दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये आपका 1 साइकिल कहलाता है। 1 साइकिल, या फिर दोस्तों आप कहें 1 ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन आप इसको कहते हैं।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक दोलन को या कंपन को जो पूरा करने में टाइम लगता है, इसी को आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, जहाँ पे जी क्या है दोस्तों, जी यहाँ पे ग्रेविटी का मान है। और यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं फॉर्मूले में आपको मास नहीं दिखता, यानी कि जो टाइम पीरियड है मास पर डिपेंड ही नहीं करता। अब मान लीजिए आपने मास को 2 टाइम कर दिया, तो भी दोस्तों जो टाइम पीरियड होगा वो आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों, अनचेंज्ड में, यानी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर किसके कारण लगाते हैं? यानी आपको पूछा गया है बाय whom आर द प्लैनेट्स आर kept in मोशन इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई आप प्लैनेट को लें, यहाँ पर दोस्तों आपने सन को ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्बिट है, ये आपका ऑर्बिट है, जहाँ पर कोई प्लैनेट जिसका मास दोस्तों m है, ये लगातार राउंड लगा रहा है। तो ये क्यों दोस्तों लगातार ऑर्बिट में ही घूमते हैं, इसका आपको रीज़न बताना है। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों जो सन है इसका मास कैपिटल M है, और आपको मालूम है जो बड़ी वाली वस्तु होती है, जो ज़्यादा द्रव्यमान वाली यहाँ पर ऑब्जेक्ट होती है, हमेशा ही दोस्तों छोटे वाले पे एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स को अप्लाई करती है, जिसे आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दोस्तों अंदर की ओर क्या करेगा, हमेशा ही प्लैनेट को यानी ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और साथ में दोस्तों ग्रह का भी क्या है, मास है, m मास है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये बाहर की ओर अपने द्रव्यमान के कारण दोस्तों बाहर की ओर एक प्रकार का फोर्स अप्लाई करता है। यानी जो बाहर की ओर लगने वाला बल होगा दोस्तों सेंटर से, इसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी आप इसको कहते हैं अपकेंद्र बल, जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, अंदर और बाहर की ओर लगने वाले जो फोर्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यानी आप कह देंगे दोस्तों ग्रेविटेशनल और साथ में सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए लगातार ये ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है डी वाला दोस्तों, ए एंड बी बोथ यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि जिसमें गतिमान कणों द्वारा ऊष्मा धारण होती है, इसको आप क्या कहेंगे, आपको बताना है। यानी आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन विच हीट कैरिड बाय अ मूविंग पार्टिकल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हीट ट्रांसमिशन की मेथडें होती हैं, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की जो विधियाँ होती हैं दोस्तों, मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहला आपका होता है कंडक्शन, यानी आप इसको चालन कहते हैं। सेकंड होती है कन्वेक्शन, यानी आप इसको कहते हैं संवहन। और थर्ड वाली होती है दोस्तों रेडिएशन, यानी आप इसको कहते हैं विकिरण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप तीनों को ही एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। मान लीजिए यदि आपको हीट को सॉलिडों में यानी ठोसों में स्थानांतरित करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने आयरन की यहाँ पर कोई छड़ ली दोस्तों, और यहाँ से आप इसको हीट देते हैं, तो ये लगातार क्या होता है, जो यहाँ का पार्टिकल होगा दोस्तों, ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं करता है। जो ऊष्मा आप देते हैं दोस्तों, इसको ये लगातार क्या करता है, ट्रांसफ़र कर लेता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे इसकी कैपेसिटी H हीट को लेने की है, तो ये H हीट को लेने के बाद में जो बची हीट है दोस्तों, इसको ट्रांसफ़र कर देता है। और ऐसे लगातार ये अपने नेबर एटॉम को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये छड़ दोस्तों लगातार गर्म हो जाती है। तो इस वाली मेथड को आप कहते हैं कंडक्शन मेथड, यानी आप चालन विधि इसको कहते हैं। सेकंड मेथड होती है दोस्तों एयर और लिक्विड को गर्म करने की, यानी वायु और द्रव को यदि आपको गर्म करना है। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आप सिंपल एग्जांपल लें, यहाँ पर आपने पानी को लिया और नीचे से आप हीट यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं लगातार क्या करते हैं दोस्तों, हीट होने के बाद में, यानी हीट को कैरी करने के बाद ऊपर की ओर मूव कर जाते हैं, यानी ऊपर की ओर दोस्तों भागते हैं। और यहाँ पे देखिए, जहाँ से भागा होगा इसके स्थान पे दोस्तों एक कोल्ड वाला मॉलिक्यूल वहाँ पर आ जाता है, यानी लगातार ये क्या करते हैं दोस्तों, हीट को कैरी करके भागते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका यही वाला है,
यानी जो आपकी कन्वेक्शन मेथड है दोस्तों, यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं हीट को कैरी करके मूव करते हैं। और थर्ड वाली जो मेथड है ये दोस्तों आपकी विकिरण है यानी रेडिएशन है। इसका आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जो सन से आने वाली जो लाइट है वो दोस्तों क्या करती है, बिना मीडियम के या मीडियम के दोनों में ही दोस्तों हीट को अर्थ तक पहुंचाती है। तो ऐसी वाली मेथड को आप दोस्तों रेडिएशन कहते हैं, जहां पर आपको माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि आप दोनों मेथडों में देखते हैं ऊपर वाली, यहाँ पर दोस्तों आपको मीडियम चाहिए होता है, यानी बगैर मीडियम के आप इनको हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, और साथ में आप इनको भी याद रखेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों यहाँ पे ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आगे को दोस्तों इस प्रकार से वीडियो आपको मिले। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।